Today we will discuss about UPSC, Union Public Service Commission. तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेंट्रल रिक्रूटमेंट बॉडी है जो सिविल सर्वेंट्स को ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू, सेंट्रल सर्विसेज में, स्टेट सर्विसेज में, सब में जो हमारे सर्वेंट्स होते हैं उन्हें रिक्रूट करती है। तो जो हमारी ये यूपीएससी है, ये आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें है। तो इसमें जो है एक चेयरमैन होता है और उतने मेंबर होते हैं जितना प्रेसिडेंट चाहे। अब कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में बस इतनी क्वालिफिकेशन है कि जो मेंबर्स हैं यूपीएससी के, उसमें कम से कम आधे मेंबर्स जो हैं वो 10 साल से इंडिया की गवर्नमेंट या फिर स्टेट की गवर्नमेंट की सर्विस में होने चाहिए, आधे मेंबर्स। ये जो है हमारी यूपीएससी मेंबर्स की क्वालिफिकेशन है। साथ में वो 65 ईयर्स तक का ऑफिस होल्ड करते हैं या फिर 6 ईयर्स का जो पहले आ जाए। नाउ अगर चेयरमैन की सीट वैकेंट है या फिर एब्सेंट है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, यूपीएससी में से किसी एक मेंबर को अपॉइंट कर देगा और वो जो है वो चेयरमैन के रूप में काम करेगा। नाउ उन्हें रिमूव नहीं किया सकता यूपीएससी के मेंबर्स को एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, जो अभी हम बात करने वाले हैं। तो कैसे रिमूव किया जा सकता है? प्रेसिडेंट जो है वो यूपीएससी मेंबर्स को तभी रिमूव कर सकता है जब मेंबर जो है वो इंसॉल्वेंट एडजज हो गया है, मतलब बैंकरप्ट हो गया है, या फिर क्या होता है वो अपने टेन्योर के दौरान किसी गवर्नमेंट की पेड सर्विस में एम्प्लॉयमेंट करता हुआ पाया गया, उसका प्रॉफिट लेता हुआ पाया गया, तो या फिर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि वो बॉडी या माइंड से अनफिट है अपनी जॉब कंटिन्यू करने के लिए, तो उस स्थिति में वो हटा सकता है। अब एक स्थिति क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूपीएससी के मेंबर्स को हटाने के लिए जो क्राइटेरिया है वो है मिसबिहेवियर। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, मिसबिहेवियर, अब प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन नहीं है, प्रेसिडेंट का मन किया कि मिसबिहेव कर रहा है तो उसे हटा दिया, नहीं, मिसबिहेवियर के लिए वो कंसल्ट करेगा प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस होगी वो एडवाइजरी नहीं है, वो बाइंडिंग है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ हटाना है तो प्रेसिडेंट को हटाना ही पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट किस बेसिस पे कहेगा कि वो मिसबिहेवियर कर रहा है व्यक्ति? अगर कोई व्यक्ति जो है अपने टेन्योर के दौरान एम्प्लॉयमेंट में एंगेज है इन अ गवर्नमेंट सर्विस, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा ले रहा है वो, अगर जितना एक दूसरा मेंबर ले रहा है, अगर ऐसी स्थिति है तो मतलब वो मिसबिहेव कर रहा है और वो हटाने के लिए एलिजिबल है ना। इंडिपेंडेंस ऑफ यूपीएससी, तो यूपीएससी की इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए बहुत सारे तरीके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनाए हैं कि यूपीएससी का एक मेंबर जो है वो रिटायरमेंट के बाद कहीं और काम नहीं कर सकता, एक्सेप्ट इन यूपीएस, रिटायरमेंट के बाद वो कहीं काम नहीं कर सकता किसी गवर्नमेंट सर्विस में। और क्या है कि जो उसकी सैलरी होती है, एक्सपेंसेस होते हैं यूपीएससी के, वो कहाँ से चार्ज होते हैं? देखो, जो दो शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक चार्ज और एक मेड। चार्ज मतलब वो डायरेक्टली कंसल्टेटिव फंड ऑफ इंडिया से आते हैं और जो पार्लियामेंट है उस पर वोट नहीं करती, एनुअल वोट नहीं देती है, लेकिन मेड ऑन पार्लियामेंट जो है वो एनुअल वोट देती है। तो वो चार्ज होते हैं जो एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब पार्लियामेंट जो है वो चाह के भी वोट नहीं दे सकती, एनुअल वोट नहीं दे सकती उन एक्सपेंसेस पे। जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं उनकी जो सैलरी है, जो उनके अलाउंसेस हैं, वो उनके डिसएडवांटेज में नहीं जा सकते ड्यूरिंग देयर अपॉइंटमेंट। और जो प्रोसीजर अभी मैंने बताया रिमूवल का, उसके अलावा उन्हें किसी भी तरीके से रिमूव नहीं किया सकता अनटिल अनलेस उन्होंने 6 ईयर्स का जो टेन्योर है अपना वो कंप्लीट नहीं किया हो। और जो हमारे यूपीएससी, अब देखो, अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी का चेयरमैन है तो उसके बाद दोबारा यूपीएससी का चेयरमैन नहीं बन सकता। अगर उसका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, वो क्या बन सकता है, यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, या फिर जो एसपीएससी है, स्टेट की लेवल की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनका चेयरमैन बन सकता है, उनका मेंबर बन सकता है, लेकिन वो दोबारा चेयरमैन नहीं बन सकता यूपीएससी का। ऐसे ही कोई यूपीएससी का मेंबर है तो वो दोबारा मेंबर नहीं बन सकता, चेयरमैन बन सकता है यूपीएससी का, वो एसपीएससी के चेयरमैन या मेंबर बन सकता है, और बाकी सब सर्विस में वो काम नहीं कर सकता। अब नाउ हम बात करते हैं उसके टेन्योर की, तो वो 65 ईयर्स से काम करता है ना। फंक्शंस, यूपीएससी के फंक्शंस क्या है, तो यूपीएससी जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई, सेंट्रल सर्विसेज हो गई, उन सब में जो है रिक्रूटमेंट करवाता है बाय एग्जामिनेशन। और अगर 2 स्टेट्स या 2 से ज़्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करते हैं यूपीएससी को कि उनकी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो मशीनरी है वो फेल हो गई है या कुछ हो गया है, तो यूपीएससी जो है वो स्टेट लेवल पे भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है। बाकी चीज़ों में जो जैसे सिविल सर्वेंट्स से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उन सब में उससे यूपीएससी से कंसल्ट किया जाता है। इन मामलों में यूपीएससी की एडवाइस जो है इन केसेस में एडवाइजरी है। अब जैसे कोई सिविल सर्वेंट है, वो अपनी सर्विस के दौरान उसको कुछ इंजरीज हुई हैं,
तो उसके कंपनसेशन के रूप में कितना कंपनसेशन दिया जाए, कब दिया जाए, उन सब स्थितियों में यूपीएससी से कंसल्ट किया जाता है। लेकिन ये जो कंसल्टेशन होती है ये एडवाइजरी इन नेचर होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि ये जो कंसल्टेशन है ये एडवाइजरी है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के अगर रिकमेंडेशन के विरुद्ध अगर गवर्नमेंट काम कर रही है तो उसका एक्शन नलिफाई हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इवन ये भी कहा है कि अगर रिक्रूटमेंट व्यक्ति का हो जाता है एग्जामिनेशन में तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे पोस्ट मिल गई है। पोस्ट मिलना जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे आर्बिट्ररी मैनर में काम नहीं करना है, ये भी कहा है। अब जो ये यूपीएससी है ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है टू द प्रेसिडेंट एवरी ईयर, है ना, उसके फंक्शनिंग के दौरान। और जो प्रेसिडेंट होता है वो इस रिपोर्ट को और साथ साथ एक मेमोरेंडा जिसमें क्या लिखा होता है, कौन कौन सी एडवाइस हमारे यूपीएससी ने दी है और कौन कौन सी मानी गई, कौन कौन सी नहीं मानी गई, क्यों नहीं मानी गई, वो सब चीज़ों का मेमोरेंडा और जो रिपोर्ट देता है यूपीएससी वो सब जो है पार्लियामेंट के सामने रखता है। अब लिमिटेशंस क्या है यूपीएससी के ऊपर कि यूपीएससी जो है उन चीज़ों में जैसे ग्रुप सी हो गए, ग्रुप डी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें कंसल्टेशन नहीं किया था, उसका रिजर्वेशन जो है एससी एसटी का कुछ करना है उन सब में उसे कंसल्टेशन नहीं किया था। तो इन सब चीज़ों में अब जैसे और दूसरी चीज़ें वाइस प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इन सब के रिक्रूटमेंट, इन सब के अपॉइंटमेंट, इलेक्शन में, इन सब में कोई रोल नहीं है यूपीएससी का। तो ये सब जो है, और यूपीएससी जो है उसका जो एडवाइस है वो भी एडवाइजरी है। तो ये जो है यूपीएससी रोल को लिमिट करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट है वो चाहे तो यूपीएससी के जुरिडिक्शन को कम या फिर ज़्यादा भी कर सकती है। ज़्यादा भी कर सकती है, उसकी जुरिडिक्शन को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। तो ज़्यादा भी क्या, कम भी किया है। तो 1960 यूपीएससी एग्जामिनेशन फ्रॉम कंसल्टेशन रूल्स 1958 में आए थे। तो ये रूल्स क्या करते हैं, ये यूपीएससी जुरिडिक्शन को कम करते हैं कि इन मामलों में यूपीएससी जो है वो कंसल्ट नहीं की जाएगी। साथ ही साथ अगर कोई ऐसी सिविल सर्विस है, मतलब कोई ऐसी सर्विस है जिसमें 1 साल का टेन्योर रखना है, बस 1 साल से कम का टेन्योर रखना है, टेम्प्रेरी सर्विस रखनी है, तो उस स्थिति में भी यूपीएससी से कंसल्ट नहीं किया जाता है। अब यूपीएससी का रोल क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूपीएससी को वॉच डॉग और मेरिट सिस्टम के रूप में विजुलाइज करता है। लेकिन जो हमारी यूपीएससी है उसका नेचर वो एडवाइजरी उसके पास रोल है। वो जो कंसल्टेशन देता है यूपीएससी वो एडवाइजरी नेचर की है, तो इससे उसकी पावर कम होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उसे वॉच डॉग और मेरिट सिस्टम के रूप में विजुलाइज करता है। अब यूपीएससी के जो पावर्स हैं उन्हें रोकता कौन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और यूपीएससी जो है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यूपीएससी की पावर्स में एक हड्डी की तरह काम करती है, क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है जो एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना था वो क्या करता है, उससे भी कंसल्टेशन ली जाती है और यूपीएससी से भी कंसल्टेशन ली जाती है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो अगर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और यूपीएससी के ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया तो इस स्थिति में क्या होता है, यूपीएससी के पास थोड़ी कम पावर्स रहती हैं। यूपीएससी जो है, अब गवर्नमेंट पर डिस्कशन है ना, अब वो एडवाइजरी है यूपीएससी की जो जुरिडिक्शन है, तो गवर्नमेंट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की मान सकती है, यूपीएससी की मान सकती है। तो यूपीएससी की पावर इस तरीके से लिमिटेड होती है। लेकिन यूपीएससी जो है उसके पास थोड़ा एज रहता है देन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, क्योंकि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन बनी है। लेकिन जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो 1964 में एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से और 2003 में पार्लियामेंट के लॉ से बनी है, तो इसलिए यूपीएससी थोड़ा ज़्यादा एज रहता है। अब आर्टिकल 315 से 323 जो है यूपीएससी के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 315 क्या कहता है कि यूपीएससी और एसपीएससी होंगे। इसमें एसपीएससी का भी है, लेकिन वो एसपीएससी अलग चैप्टर है, तो उसके बारे में बात करेंगे बाद में। आर्टिकल 316 जो है वो क्या कहता है कि कैसे अपॉइंटमेंट होगा, टेन्योर क्या रहेगा। आर्टिकल 317 क्या कहता है कि रिमूवल कैसे होगा, सस्पेंशन कैसे होगा यूपीएससी मेंबर्स का। आर्टिकल 318 क्या कहता है कि रेगुलेशंस बनाई जा सकती हैं, प्रेसिडेंट के पास पावर है रेगुलेशन बनाने की कि सर्विस कंडीशंस क्या होंगी यूपीएससी मेंबर्स की। आर्टिकल 319 क्या कहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो यूपीएससी जुरिडिक्शन को बढ़ा भी सकता है। आर्टिकल 320 क्या कहता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और एसपीएससी के फंक्शंस क्या हैं। 321 क्या कहता है कि ये पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट चाहे तो उसके फंक्शंस बढ़ा भी सकते हैं। आर्टिकल 322
2 क्या कहता है कि जो हमारे यूपीएससी के जो एक्सपेंसेस होंगे, एसपीएससी के एक्सपेंसेस होंगे यूपीएससी के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और जो एसपीएससी होंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से डायरेक्टली चार्ज डाउन होंगे। और आर्टिकल 323 कि पब्लिक यूपीएससी जो है हर साल अपनी रिपोर्ट देगा और वो प्रेसिडेंट जो है उसे उस मेमोरेंडा के साथ, जैसे मैंने बताया, उसे पार्लियामेंट में पेश करेगा। थैंक यू।